वापस एल्फ किंगडम के ह्यूमन वर्ल्ड कनेक्शन गेट पर एल्फ गार्ड्स ध्यान से पहरा दे रहे हैं। सकुरा नेशन के तोकुगावा द्वारा लीड की गई ह्यूमन ट्रूप्स उस बड़े गेट की तरफ बढ़ती हैं, एल्फ लैंड्स में एंट्री मांगते हुए। एक एल्फ गार्ड अपना भाला एक कमांडिंग जेस्चर में ऊपर उठाता है। वो पूछता है कि इन ह्यूमंस का काम क्या है और उनके आने की वजह क्या है। तोकुगावा अपने सोल्जर्स के ग्रुप से आगे आता है। वो फॉर्मली एल्फ गार्ड्स को अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसके आदमी सकुरा नेशन से हैं और उन्हें लॉर्ड कार्ल लोरेन से पर्सनल इन्विटेशन मिला है सीक्रेट रिल्म्स में एंटर करने और अपने पावर लेवल्स बढ़ाने के लिए। वो फॉर्मली रिक्वेस्ट करता है कि उसकी ट्रूप्स को गेट के जरिए एल्फ किंगडम में रास्ता दिया जाए। एल्फ गार्ड एक स्टेटस विंडो खोलता है, वहां की इन्फॉर्मेशन को ध्यान से स्कैन करता है जवाब देने से पहले। वो कहता है कि किसी के भी एंटर करने से पहले स्टैंडर्ड सिक्योरिटी चेक्स जरूरी हैं। तोकुगावा एल्फ को ये चेक्स जल्दी कंप्लीट करने के लिए कहता है। हालांकि उसके खुद के ख्याल दूसरे मामलों में भटक रहे थे। वो सोचता है कि एल्व्स ने अचानक लांसिया सिटी के साथ अपना झगड़ा क्यों रोक दिया और क्यों उन्होंने अब इस नए अबिस क्रूसेड अलायंस के लिए बाहरी लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। तोकुगावा गहराई में धोखे की एक स्ट्रांग फीलिंग महसूस करता है। वो सोचता है कि इस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ने सकुरा नेशन के लांसिया सिटी से ज्यादा पावरफुल बनने के चांसेस को बहुत कम कर दिया है। लेकिन तभी एल्फ का भाला तेजी से सीधा उनकी तरफ पॉइंट करता है, जिससे तोकुगावा अलार्म होकर अपने घोड़े की लगाम खींचने पर मजबूर हो जाता है। तोकुगावा जोर से चिल्लाता है, पूछता है कि एल्व्स क्या कर रहे हैं। वो उन्हें याद दिलाता है कि वो लॉर्ड कार्ल के इनवाइटेड गेस्ट हैं। एल्फ की आंखें सख्त और गंभीर हो जाती हैं। एल्फ कहता है कि उन्हें तोकुगावा की चिंता नहीं है, बल्कि उस फिगर की है जो रैंक्स में उसके पीछे चुपचाप खड़ा है। तोकुगावा अपना सर पीछे मुड़कर देखता है और उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। ह्यूमन सोल्जर्स के ग्रुप के अंदर एक आदमी लबादा पहने खड़ा है। इस क्लोक्ड आदमी के साथ एक बहुत लंबा और मस्कुलर फिगर है। तुरंत ह्यूमन सोल्जर्स अलग हट जाते हैं। उन दोनों फिगर्स को एल्फ गार्ड्स के सामने एक्सपोज्ड और विजिबल छोड़ देते हैं। एल्फ गार्ड्स जोर जोर से ऑर्डर्स चिल्लाते हैं, कहते हैं कि उनके एनर्जी मॉनिटर्स ने एक अनस्टेबल और डेंजरस पावर सिग्नेचर डिटेक्ट किया है। वो उस क्लोक्ड आदमी को तुरंत हिलना बंद करने और अपनी असली पहचान रिवील करने का कमांड देते हैं। पता चलता है कि लबादा पहने आदमी दरअसल सु यांग है। उसके बगल में खड़ा है किंग ऑफ रैथ सैमुएल, जो तुरंत सु यांग से एल्फ गार्ड्स के खिलाफ एक्शन लेने की परमिशन मांगता है। सु यांग जवाब में एक छोटी सी मुस्कान देता है। उसने उम्मीद की थी कि वो ह्यूमन सोल्जर्स के बीच भेस बदलकर चुपचाप एल्फ किंगडम में एंटर कर जाएगा। हालांकि अब लगता है कि उनके प्लान के लिए चीजें इतनी सिंपल नहीं होंगी। वो फैसला करता है कि अब गार्ड्स के साथ गेम्स खेलने का कोई मतलब नहीं है। वो सैमुएल को एक क्लियर और डायरेक्ट ऑर्डर देता है। वो उसे कहता है कि उन्हें पूरी तरह कुचल दो। सैमुएल का शरीर तुरंत फूलने लगता है और साइज में बहुत बड़ा होने लगता है। काली फर उसके पूरे शरीर पर आ जाती है जैसे ही वो अपने पावरफुल मस्क वुल्फ फॉर्म में एक्सपैंड होता है। बस एक झटके में वो अपनी ओरिजिनल जगह से गायब हो जाता है। एल्फ गार्ड्स को समझ भी नहीं आता कि उनके आसपास क्या हो रहा है। तभी उनमें से एक का सर जमीन पर गिर जाता है, उसके शरीर से अलग होकर। पूरे एरिया में तुरंत जोर जोर से अलार्म्स बजने लगते हैं। एक गार्ड के कम्युनिकेशन डिवाइस से एक अर्जेंट सिग्नल पल्स करता है, जो सबको कॉम्बैट सिचुएशन और मौजूदा खतरे के बारे में वार्न करता है। सैमुएल पूरी ताकत के साथ फिर से आगे बढ़ता है। उसकी एनर्जी उसके चारों तरफ तेजी से जल रही थी। एल्व्स के एनर्जी मॉनिटरिंग डिवाइसेस सीरियस वार्निंग्स के साथ चिल्लाने लगते हैं। डिवाइसेस कंफर्म करते हैं कि उन्होंने एक बॉस क्लास एंटिटी डिटेक्ट किया है। एनर्जी सिग्नेचर स्पेसिफिकली कंफर्म किया जाता है कि ये किंग ऑफ ओरिजिनल सिन माइनस रैथ का है। वहां मौजूद सभी ह्यूमन ट्रूप्स के बीच जंगली डर फैल जाता है। तोकुगावा का चेहरा इंटेंस डर से पीला पड़ जाता है जब वो अपने आदमियों को तुरंत पीछे हटने और भाग जाने के लिए चिल्लाता है। उसके असिस्टेंट्स पूरे खौफ में चीखते हैं, पूछते हैं कि अब इसका एक बॉस यहां उनके गेट पर क्यों आ गया है, लेकिन भागना उनके लिए पूरी तरह नामुमकिन साबित होता है। तेज पंजों की एक धुंधली तस्वीर भागते हुए सोल्जर्स को गजब की स्पीड के साथ चीर देती है और कोई भी इस वायलेंट अटैक से बच नहीं पाता। सैमुएल का बर्सर्क फ्रेंजी उन सबको बिना किसी रहम के चीर देता है। उनके शरीर उसके वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव रास्ते में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जब आखिरकार तबाही थमती है तो उनके ग्रुप से सिर्फ तोकुगावा और उसका भाई खड़े रह जाते हैं। भाई कड़वाहट से पूछता है कि क्या वो सच में अपने ही आदमियों को इतनी आसानी से छोड़ देंगे। तोकुगावा नफरत से हंसता है। वो कहता है कि सोल्जर्स सिर्फ चारा हैं, दूसरों के लिए डिस्पोजेबल एक्सपीरियंस पॉइंट्स। उनकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है जब मेरी खुद की सर्वाइवल और सेफ्टी से कंपेयर किया जाए। सु यांग ये बात सुन लेता है और ऐसी बेशरम क्रूरता पर थूकता है। वो तुरंत सैमुएल को कमांड करता है कि उन्हें चेस करे और उन्हें खत्म करे। एक धुंधली हरकत में सैमुएल सीधा उन दो डर से कांपते भाइयों के सामने प्रकट होता है।
वो मुश्किल से उसकी मूवमेंट को रजिस्टर कर पाते हैं कि उससे पहले उनमें से एक को जमीन पर जोर से पटका जाता है, फिर ब्रूटल फोर्स के साथ आसमान की तरफ फेंक दिया जाता है। जैसे ही वो आदमी वापस जमीन की तरफ गिरना शुरू करता है, सैमुएल अपने विशालकाय जबड़े खोलता है, फिर अपने दांतों के एक पावरफुल स्नैप के साथ वो उस आदमी को पूरा का पूरा निगल जाता है, पीछे कुछ नहीं छोड़ता। एक सिस्टम नोटिफिकेशन तुरंत बजती है। ये अनाउंस करता है कि किंग ऑफ रैथ ने एक 8th टियर लेवल 276 प्लेयर को मार दिया है। सू यांग अपडेट पर एक नजर डालता है। वो 50,000 HP का गेन नोट करता है। ये अमाउंट शायद अपने आप में छोटा लग सकता है, लेकिन अनगिनत छोटे गेन्स वक्त के साथ मिलकर कुछ बहुत बड़ा बन सकते हैं। इसी बीच सैमुएल अपने एक पंजे को ऊपर उठाता है। वो अपने माना को प्योर एनर्जी के एक भाले में कंडेंस करता है। अपने हाथ के एक वायलेंट धक्के के साथ वो इस एनर्जी स्पीयर को सीधा सकुरा कमांडर की तरफ फेंक देता है। तोकुगावा चमकते हुए भाले को देख लेता है, लेकिन रिएक्ट करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी और उसकी सांस ऑलमोस्ट उसके सीने में अटक जाती है। वो अपना हाथ जल्दी से आगे बढ़ाता है, एक ऐसा बैरियर समन करता है जो 100 मिलियन पॉइंट्स का डैमेज झेलने के लिए स्ट्रांग हो। फिर भी एनर्जी स्पीयर उसके बैरियर को बिना किसी रहम के चीर देता है, प्रोटेक्शन को टुकड़ों में बिखेर देता है और सीधा उसके आर पार निकल जाता है। इम्पैक्ट पॉइंट से धुएं का एक बड़ा गुबार एक बहरा कर देने वाले धमाके के साथ फूट पड़ता है। इस घने धुएं के बादल के अंदर से तोकुगावा लड़खड़ाते हुए आगे आता है। उसका चेहरा मौत जैसा सफेद दिख रहा है और उसका पूरा शरीर बिना कंट्रोल के कांप रहा है। वो अपनी स्पेशल शैडो डिविनिटी एबिलिटी को बुलाता है। ये एक्शन उसे डिवाइन पावर का एक छोटा सा बर्स्ट देता है। इस शैडो डिविनिटी का इफेक्ट उसे शैडोज के जरिए कुछ देर के लिए लीप करने की इजाजत देता है और शैडोज से निकलने के बाद पहला स्ट्राइक 400% डैमेज देता है। इस नई मिली ताकत का यूज करते हुए वो सैमुएल के पीछे एक ऐसी स्पीड से फिसलता है जो आंखों को अंधा कर देने वाली थी। वो अपनी तलवार को आगे निकालता है, अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक यूज करते हुए, जिसे चेरी ब्लॉसम क्रिसेंट कहा जाता है। आसपास की हवा में एनर्जी जोर से करकराती है जैसे ही उसकी तलवार एक तेज रोशनी के साथ चमकती है। ब्लेड सैमुएल की बगल में एक गहरा घाव कर देती है और उसकी चोट से खून फव्वारे की तरह निकलता है। तोकुगावा जीत की खुशी में जोर से चिल्लाता है, पूरा विश्वास करते हुए कि वो अपने पावरफुल अटैक के साथ सफल हो गया है। लेकिन सैमुएल सिर्फ पहले से कहीं ज्यादा जोर से और खौफनाक तरीके से दहाड़कर जवाब देता है। तोकुगावा अपनी जगह पर पूरी तरह जम जाता है, जैसे ही एक प्योर खौफ की फीलिंग उसके पूरे शरीर को जकड़ लेती है। अगले ही पल सैमुएल का विशालकाय पंजा उसे एक मजबूत पकड़ में जकड़ लेता है, उसके शरीर को जबरदस्त और ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ कुचलता है। तोकुगावा भयानक दर्द में चिल्लाता है। जंगली गुस्से के साथ सैमुएल तोकुगावा को कभी बाएं कभी दाएं बार बार पटकता है। वो हर हड्डी टूटने की आवाज के साथ मरने के लिए गरजता है। आखिरकार सू यांग बीच में आने के लिए आगे बढ़ता है। वो सैमुएल को कहता है कि बस बहुत हो गया और बताता है कि अभी हाथ में और भी इंपॉर्टेंट मामले हैं और इस विरोधी पर बर्बाद करने के लिए और वक्त नहीं है। सैमुएल अपना अटैक रोक देता है, फिर आदर के साथ अपना सर झुका लेता है। वो अपने किंग के कमांड को मानता है और एक आखिरी बेरहम वार के साथ सैमुएल तोकुगावा को पूरी तरह चीर देता है, उसके शरीर को खूनी टुकड़ों में बिखेर देता है। इसके तुरंत बाद एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। यह अनाउंस करता है कि सैमुएल ने एक 9th टियर लेवल 322 ह्यूमन को मार दिया है और सू यांग की HP 600,000 बढ़ गई है। नतीजतन सू यांग अपडेटेड फिगर्स पर नजर डालता है और नोट करता है कि HP अब 70 मिलियन पॉइंट से ज्यादा हो गई है, जो एक हद से ज्यादा बड़ा नंबर है। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के और बिना एक और सेकंड बर्बाद किए सू यांग अपना अगला कमांड देता है। वो सैमुएल को ऑर्डर करता है कि हर उस शख्स का शिकार करे जो अभी भी एल्व्स की रॉयल सिटी के अंदर मुनाक का विरोध करने की हिम्मत करता है। सैमुएल की पावरफुल दहाड़ हवा को जोर से चीर देती है, जैसे ही वो सीधा उस चमकते हुए टेलीपोर्टेशन गेट की तरफ तूफान की तरह बढ़ता है। वो आगे की केओस और एनर्जी में पूरी तरह गायब हो जाता है। इस मैजिकल गेट की दूसरी तरफ एल्विन किंगडम के अंदर गहराई में एल्फ गार्ड्स अपने आर्म पोस्ट पर रुके हुए हैं। उनके रैंक्स में धीमी फुसफुसाहट फैल रही है जब वो आपस में बात करते हैं। वो हैरान है कि ह्यूमन ग्रुप्स जो उनके सीक्रेट रिल में एंटर करने के लिए शेड्यूल किए गए थे, वो अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। एक एल्फ सोल्जर साफ नफरत के साथ हंसता है, कहता है कि ये देरी उसके लिए पर्सनली कोई सरप्राइज नहीं है। वो सजेस्ट करता है कि ह्यूमंस शायद इतने मामूली और नाकाबिल थे कि वो उनके किंगडम में आ ही नहीं सके। इससे पहले कि ये बोले गए शब्द उनके आसपास की हवा से गायब भी होते, हवा का एक वायलेंट झोंका उस एरिया को अचानक फोर्स के साथ चीर देता है। एक एल्फ अपने साथियों से डरते हुए शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर जैसी बात बड़बड़ाता है। और तभी गेट की एनर्जी से एक असली शैतान ड्रामेटिक तरीके से निकलता है। सैमुएल टेलीपोर्टेशन मैजिक से बाहर फूट पड़ता है, उसकी आवाज एक गरजती हुई दहाड़ में उठती है।
वो जोर से ऐलान करता है कि वो सब जो मोनार्क को मना करने की हिम्मत करते हैं उन्हें तुरंत मरना होगा। एल्व्स जहां खड़े थे वहीं जम जाते हैं, उनकी आंखें पूरी तरह और टोटल डिसबिलीफ में फटी रह जाती हैं। उनमें से कोई भी उनके सामने मौजूद उस खौफनाक नज़ारे को समझ या प्रोसेस नहीं कर पाता। वो समझ नहीं पा रहे कि किस तरह का मॉन्स्टरस बीस्ट उनके अपने सिक्योर गेट से बाहर क्रैश करते हुए आ गया है। सिटी गेट के बाहर सुयांग दूर से खड़ा होकर देख रहा था। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। वो ऐलान करता है कि उसे उम्मीद है एल्व्स उस वेलकमिंग गिफ्ट को एंजॉय करेंगे जो उसने भेजा है। वो सोचता है कि टेसी का सॉइल इम्प्रिंट एक परफेक्ट तरीका है इस पूरी तबाही को लाइव देखने का। इसी बीच रॉयल पैलेस के अंदर एल्फ क्वीन के कोर्ट में एल्डर्स की एक काउंसिल इकट्ठा होती है। उनके चेहरों पर गहरी चिंता और डर साफ दिख रहा था। एक एल्डर ह्यूमंस के साथ लंबी लड़ाई को लेकर अपना डर जाहिर करता है। वो समझाता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट दो वजहों से बुरा है। पहला, लगातार बैटल से उनका कीमती मैन पावर खत्म हो जाएगा। दूसरा, इससे ह्यूमंस एक्सपीरियंस और नई स्किल्स गेन करके और स्ट्रांग बन जाएंगे। दूसरा एल्डर कहता है कि अगर ह्यूमंस सेक्रेड ड्रैगन्स लैंड में घुसने में कामयाब हो गए तो ये एल्व्स के लिए और बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। उसे डर है कि ह्यूमंस ड्रैगन ब्लड का यूज करके खुद को फिजिकली स्ट्रांग बनाना सीख सकते हैं, या फिर वो ड्रैगन के पावरफुल एंशिएंट मैजिक स्पेल्स ढूंढ निकालें। ये एल्डर मानता है कि इससे पहले कि हालत बिगड़े एल्व्स को सभी ह्यूमंस को अभी मार देना चाहिए। वो आर्ग्यू करता है कि जो स्पेशल डिवाइन पावर एल्व्स चाहते हैं वो ह्यूमन लाइफ से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा एल्डर बात में जुड़ता है, कहता है कि बिना ह्यूमंस के ट्रबल क्रिएट किए भी उस रेयर पावर को पाना मुश्किल है। ह्यूमंस के पास नई चीजें जल्दी सीखने का नेचुरल टैलेंट है जो उन्हें डेंजरस ओपोनेंट्स बनाता है। एल्फ क्वीन इस हीटेड डिस्कशन को साफ डिसबिलीफ के साथ सुनती है। वो मन ही मन सोचती है कि ह्यूमंस को लेकर ये सारी चिंताएं उस असली खतरे के सामने बिल्कुल मामूली हैं जो उनके सामने है। उसका मानना है कि असली मुद्दा उस मिस्टीरियस हुडेड पर्सन के बारे में होना चाहिए जो हाल ही में दिखा है, एक ऐसा फिगर जिसकी पहचान और मोटिव्स अभी तक अननोन है और जो शायद कहीं ज्यादा खतरनाक है। अचानक एल्फ रॉयल कोर्ट में जहां शांति होनी चाहिए थी वहां कंप्लीट पैनिक फैल जाता है। एक एल्फ सोल्जर बड़े दरवाजों को तोड़ते हुए अंदर आता है और क्वीन के थ्रोन की तरफ दौड़ता है। वो बेहद अर्जेंट न्यूज के साथ चिल्लाता है। डर से कांपती आवाज में वो रिपोर्ट करता है कि स्काउट्स ने अभी अभी टेरेबल इन्फॉर्मेशन दी है। किंग ऑफ ओरिजिनल सिन ने उनके वर्ल्ड गेट पर डायरेक्ट अटैक कर दिया है। अगले ही सेकंड पूरे ग्रेट हॉल में हॉरर की एक कलेक्टिव सांस गूंजती है। सभी नोबल्स और एडवाइजर्स इस डेंजरस सिचुएशन का बोझ समझ जाते हैं। पूरा कोर्ट सुन्न होकर बैठा रहता है। कोई प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि इतना पावरफुल और खौफनाक दुश्मन सीधा उनके दरवाजे पर कैसे आ गया। एल्फ क्वीन अपने थ्रोन से उठती है और तुरंत कमरे में मौजूद सभी सोल्जर्स को स्ट्रांग कमांड देती है। वो ऑर्डर देती है कि रॉयल गार्ड तुरंत मोबिलाइज हो और उस विधर्मी को एग्जीक्यूट करे जिसने उनकी सेक्रेड लैंड्स पर अटैक करने की हिम्मत की है। एक वफादार नाइट उसके सामने घुटने टेकता है, दिल पर हाथ रखकर दिखाता है कि वो बिना सवाल किए कमांड फॉलो करेगा। क्वीन कंफ्यूजन में जोर से सोचती है कि आखिर एक किंग ऑफ ओरिजिनल सिन ने ह्यूमंस को टारगेट करने के बजाय एल्फ लैंड्स पर अटैक क्यों किया। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से ह्यूमंस ऐसे डिस्ट्रक्टिव क्रिएचर के लिए ज्यादा ऑब्वियस और लॉजिकल दुश्मन होने चाहिए थे। इसी दौरान रॉयल कोर्टरूम के बाहर पूरी कैपिटल सिटी में हालत और भी केओटिक और टेरिफाइंग हो चुकी थी। सैमुएल अपने पावरफुल वुल्फ फॉर्म में पूरे एल्फ सिटी में भारी तबाही मचा रहा था। जलती हुई बिल्डिंग्स की ब्राइट फ्लेम्स अब पूरे आसमान को रोशन कर रही थीं। आधा शहर आउट ऑफ कंट्रोल जल रहा था। घबराए हुए एल्फ सड़कों पर इधर उधर दौड़ रहे थे, अपनी जान बचाने और अपने परिवार वालों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। सैमुएल तबाही के बीच से गुजरता है, भागते हुए एल्फ्स का पीछा करता है और चिल्लाता है कि वो बस मामूली चींटियां हैं। वो ऐलान करता है कि उन सबने उसके मोनार्क की बेइज्जती की है, इसलिए उन्हें उसके किंग के ऑनर के खिलाफ किए गए एक्शंस के लिए मरना होगा। एक भागता हुआ एल्फ दूसरों को डेस्परेट वार्निंग देता है, चिल्लाता है कि भागो और छुपने की जगह ढूंढो क्योंकि किंग ऑफ ओरिजिनल सिन शहर में आ गया है। लेकिन ठीक उसी पल सैमुएल का मॉन्स्टरस पंजा ऊपर से नीचे आता है और उस चिल्लाते हुए एल्फ को पूरी तरह जमीन में कुचल देता है। मौत से पहले उसके मुंह से बस एक घुटन भरी आवाज निकलती है। सैमुएल ऐलान करता है कि ये फ्रेश डेथ उसके किंग के लिए एक और ऑफरिंग है, सैक्रिफाइसेस की बढ़ती हुई गिनती में एक और नाम। उसी वक्त रॉयल पैलेस के सबसे ऊंचे टावर से ब्रिलियंट होली लाइट की बीम्स धुएं से भरे आसमान में फूट पड़ती हैं। ये चमकदार होली लाइट एक वाटरफॉल की तरह पैलेस के आसपास के हर एल्फ सोल्जर पर गिरती है। सभी अफेक्टेड सोल्जर्स एक अजीब से ट्रांस लाइक स्टेट में चले जाते हैं। उन्हें सीधा एल्फ होली टेम्पल से एक पावरफुल मेंटल कमांड मिलता है। क्वीन का ऑर्डर उनके दिमाग में ड्रम की तरह गूंजता है, जो उन्हें मैजिकल फोर्स के साथ मजबूर करता है कि वो बिना हिचकिचाहट के किंग ऑफ ओरिजिनल सिन को एग्जीक्यूट करें। इसी बीच सैमुएल सीधा रॉयल पैलेस के मेन एंट्रेंस के सामने लैंड करता है, एक इनक्रेडिबल अर्थ शेकिंग फोर्स के साथ।
उसके पावरफुल पैरों के नीचे का पथरीला ग्राउंड टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वो अपने सामने खड़े रॉयल गार्ड्स को उनकी एन्चांटेड स्टेट में देखता है और साफ नफरत के साथ स्नीर करता है। वो उन सबको बस चींटियां समझकर डिसमिस कर देता है जो उसके फुल अटेंशन के लायक नहीं है। अचानक एक एल्फ कमांडर प्रोटेक्टिव रैंक से बाहर निकलता है और प्योर डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ता है। वो चिल्लाता है कि वो सैमुअल के खिलाफ लेजेंडरी डेमिगॉड टीयर स्वॉर्ड टेक्निक यूज करेगा। उसे उम्मीद थी कि ये स्पेशल अटैक दुश्मन के पावरफुल डिफेंस को तोड़ देगा। वो अपनी सारी फिजिकल स्ट्रेंथ और मैजिकल पावर को एक फोकस स्ट्राइक में डालकर सैमुअल पर अटैक करता है, लेकिन सैमुअल बस हवा में से प्योर डार्क एनर्जी का एक डीमैनिक स्टाफ क्रिएट कर लेता है। वो उस कमांडर के सबसे पावरफुल अटैक को ऐसे डिफ्लेक्ट कर देता है जैसे वो कोई मामूली परेशानी हो। उसे एल्फ की लेजेंडरी टेक्निक की कोई परवाह नहीं थी। सैमुअल अपनी आवाज में साफ मजाक लिए हुए कहता है कि ये अटैक हंसने लायक और कमजोर है। वो इसे किंग ऑफ ओरिजिनल सिन की पावर के सामने पूरी तरह इनसिग्निफिकेंट बताता है। फिर वो एक खौफनाक तरीके से हंसता है जिससे उसके रेजर शार्प दांतों की कई रोज दिखाई देती हैं। इसके तुरंत बाद वो एल्फ कमांडर के पेट में सीधा एक जानलेवा मुक्का मारता है। एल्फ पावरफुल इंपैक्ट से लड़खड़ाकर पीछे गिरता है, उस ओवरवेलमिंग फोर्स से पूरी तरह सुन्न हो जाता है। उसके मुंह से खून टपकने लगता है जब वो खड़े रहने की कोशिश करता है। एल्फ खुद से सोचता है, समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसी पावर कैसे पॉसिबल है या इसका मुकाबला कैसे किया जाए। सैमुअल अपने मॉन्स्ट्रस लंग्स की पूरी ताकत से चिल्लाता है, वहां मौजूद किसी भी वॉरियर को बैटल के लिए चैलेंज करता है। ये पावरफुल शाउट एक डेवस्टेटिंग साउंड अटैक रिलीज करती है जो विजिबल शॉकवेव्स क्रिएट करता है जो रास्ते में आने वाली हर चीज को डैमेज करती हैं। इस केओस के बीच एक एल्फ वॉरियर दूसरों को अर्जेंट इंस्ट्रक्शंस देता है। वो कहता है कि सैमुअल से दूरी बनाए रखो और क्लोज कॉम्बैट अवॉइड करो। वो वॉर्न करता है कि सैमुअल के अटैक्स हर तरह के डिफेंस और मैजिकल प्रोटेक्शन को इग्नोर करते हैं, इसलिए कन्वेंशनल टैक्टिक्स बेकार हैं। पास खड़ा एक दूसरा एल्फ वॉरियर एक पावरफुल स्पेल के वर्ड्स चैंट करने लगता है। वो एलिमेंटल फॉरबिडन स्पेल जिसे मीटियोर शावर कहते हैं उसे बुलाता है। जलते हुए मीटियोर्स की एक मैसिव बारिश आसमान से नीचे आती है जो किंग ऑफ ओरिजिनल सिन को पूरी तरह आग और डिस्ट्रक्टिव फोर्स में ढक लेती है। लेकिन वो बीस्ट बस बिना किसी चिंता के देखता रहता है, उस मैजिकल हमले से बिल्कुल बेअसर। इस पावरफुल मैजिकल बैरिज के बावजूद किंग ऑफ ओरिजिनल सिन सीना तानकर खड़ा रहता है। उसकी इमेंस पावर उस अटैक से पूरी तरह अनटच लगती है। सैमुअल फिर क्रैकिंग एनर्जी के एक ह्यूज डार्क ऑरा में लिपट जाता है। वो शांति से उस इरप्टेड लावा और तबाही के बीच चलता है जैसे कि ये बस एक आम बारिश हो। स्पेल कास्ट करने वाला एल्फ वॉरियर सोचता है कि उसके मैजिक ने दुश्मन को हरा दिया है। वो दूसरों को कहता है कि उस जगह पर बॉम्बार्डिंग जारी रखें, लेकिन जैसे ही धुआं हटने लगता है वहां कोई नहीं था जहां सैमुअल को होना चाहिए था। अगले ही पल सैमुअल ठीक उस एल्फ वॉरियर के पीछे प्रकट होता है। अपने मैसिव क्लॉ के एक तेज अटैक से वो एल्फ को मांस के टुकड़ों में बदल देता है। ऐसा करते हुए सैमुअल चिल्लाता है कि उन्होंने अब उसे हद से ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। वहां खड़े होकर सैमुअल चिल्लाते हुए अपना फुल रैथ अनलीश करता है। एक ग्लोइंग पर्पल ऑरा उसके शरीर को घेर लेता है और रेड थंडर वेव्स उससे निकलकर आसमान में जाती हैं। वो अपना अल्टीमेट अटैक रिलीज करता है जिसका नाम है एंड ऑफ रैथ। चिल्लाता है कि वो सब कुछ जलाकर राख कर देगा। इस एंड ऑफ रैथ अटैक के दौरान सैमुअल एक खौफनाक एक्ट करता है। वो अपना खुद का दिल निगल लेता है। वो अपने गुस्से की आग का यूज करके सारी ओपोजिशन को डिस्ट्रॉय करता है। इस स्टेट में उसके एट्रीब्यूट्स ड्रामेटिकली बढ़ जाते हैं। उसके अटैक्स को फायर डैमेज का इमेंस बोनस मिलता है। उसकी हेल्थ 10% से नीचे नहीं गिरेगी चाहे कितना भी डैमेज हो। ये पावरफुल स्टेट 3 मिनट्स तक रहती है। अगले ही सेकंड सैमुअल आसमान में ऊंची छलांग लगाता है। वो हवा में ही एक और एल्फ सोल्जर को पकड़ता है और सिर्फ अपने नंगे पंजों से उसे चीर देता है। दूसरे एल्फ कमांडर्स इस हॉरिफाइंग सीन को पैनिक में देखते हैं। वो चिल्लाते हैं कि अब वो क्या करेगा, लेकिन सैमुअल के रैम्पेज को रोकने वाला कोई नहीं था। वो एक के बाद एक एल्व्स को मारता जाता है और बार बार किल शब्द चिल्लाता है। एक कमांडर वॉरियर्स को चिल्लाता है कि सैमुअल को रोको, उन्हें एनकरेज करता है कि मॉन्स्टर को रॉयल कोर्ट के पास मत आने दो, लेकिन वो उसे छू भी नहीं पाते। वो आगे बढ़ता रहता है। वो एल्फ वॉरियर्स को ऐसे चीर रहा था जैसे वो पुराने कपड़े हों। एल्व्स क्लोज कॉम्बैट के बजाय लॉन्ग रेंज अटैक्स पर रिलाई करने का फैसला करते हैं। वो तीर चलाते हैं, स्पेल्स फेंकते हैं, लेकिन चाहे कितना भी अटैक करें कुछ काम नहीं करता। एक एल्फ हैरानी से सोचता है कि बॉस की हेल्थ अब कम क्यों नहीं हो रही। दूसरा कर्ज करता है कि क्या इस बॉस के पास कोई हेल्थ लॉक मैकेनिज्म है। एल्फ कमांडर एक नई स्ट्रैटेजी चिल्लाता है। वो ऑर्डर देता है कि क्राउड कंट्रोल स्किल्स यूज करो ताकि सैमुअल की स्पीड कम हो सके। सभी एल्फ वॉरियर्स एक साथ अपने बॉन्ड्स ऑफ नेचर स्पेल से अटैक करते हैं।
जमीन और पेड़ों से कई मोटी हरी शाखाएं सैमुअल की तरफ निकलती हैं। ये लकड़ी की बेलें तेजी से उसके हाथ और पैरों को लपेट लेती हैं, उसे हवा में लटका देती हैं। एल्व्स को जीत का एहसास होता है, लगता है फाइनली उन्होंने सैमुअल को पकड़ लिया। लेकिन उन पावरफुल ट्री शूट्स में पूरी तरह लिपटे होने के बावजूद सैमुअल बस कॉन्फिडेंस के साथ स्मिर्क करता है। वो कहता है कि आग से लड़ने के लिए लकड़ी का यूज करना एक बेहद बेवकूफी भरा प्लान है। सैमुअल फिर अपने पूरे शरीर से एक फायरी पर्पल ऑरा रिलीज करता है। इंटेंस हीट उन वुडी शूट्स को तुरंत जलाकर राख कर देती है। अगले ही सेकंड सैमुअल फिर से आजाद हो जाता है और ज्यादा तबाही मचाने के लिए तैयार। वो चिल्लाता है कि उसका वक्त ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और वो पूरी सिटी को डिवोर करने के लिए अपनी लाइफ को फुल बर्न करेगा। ठीक उस क्रिटिकल मोमेंट पर एक कोलोसल हाई एल्फ प्रीस्ट सीधा उसके सामने प्रकट होता है। प्रीस्ट सैमुअल से कहता है कि वो रॉयल कोर्ट में इतनी जंगली तरह से एक्ट करने के लायक नहीं है। ये कोलोसल एल्फ प्रीस्ट शानदार सफेद और सुनहरे रोब्स पहने हुए है। उसके चेहरे पर एक गोल्डन मास्क है और सर पर एक गोल्डन क्राउन। वो बस अपनी कलाई घुमाता है और 2 शब्द बोलता है, माना वेल सील। सैमुअल जो प्रीस्ट के नीचे खड़ा था समझ भी नहीं पाता कि क्या हो रहा है। सफेद और हरी होली लाइट के धागे तुरंत सैमुअल के शरीर को लपेटना शुरू कर देते हैं। सैमुअल डिसबिलीफ में बस एक ही शब्द बोल पाता है, हाई एल्फ प्रीस्ट, फिर उसे गायब होने का कमांड देता है। वो चमकते हुए धागे सैमुअल की फॉर्म को पूरी तरह ढक लेते हैं। आखिरी शब्द जो सैमुअल बोल पाता है वो अपने किंग से माफी थी कि वो मिशन में फेल हो गया। धागे उस पर पूरी तरह कस जाते हैं। अगले ही सेकंड वो मैजिकल थ्रेड्स और सैमुअल खुद वहां से गायब होकर नथिंगनेस में मिल जाते हैं। बाद में एल्फ वॉरियर्स रॉयल कोर्ट में अपनी क्वीन के सामने इकट्ठा होते हैं। एक वॉरियर घुटने टेकता है और गहरी शर्म के साथ बोलता है, क्वीन को योर मैजेस्टी कहकर एड्रेस करता है। वो कहता है कि वो इनकॉम्पिटेंट था और किंग ऑफ ओरिजिनल सिन को रोकने में नाकाम रहा और वो क्वीन से अपनी फेलियर के लिए सजा मांगता है। हालांकि एल्फ क्वीन उसे अपने घुटनों से उठने के लिए कहती है। वो उसे भरोसा दिलाती है कि ये फेलियर बिल्कुल भी उसकी गलती नहीं है। वो फिर उसे इंस्ट्रक्ट करती है कि इसके बजाय वो अपने एफर्ट्स अटैक के बाद के हालात को संभालने पर फोकस करे। एल्फ वॉरियर्स तुरंत उसके ऑर्डर्स फॉलो करना शुरू करते हैं। वो उन सर्वाइवर्स को फर्स्ट एड देना शुरू करते हैं जो बैटल के दौरान जख्मी हुए थे। दूसरे वॉरियर्स शहर को हुए भारी नुकसान को कैलकुलेट करने का काम शुरू करते हैं। एक एल्फ वॉरियर एल्फ जनरल के पास रिपोर्ट लेकर आता है। वो जनरल को इन्फॉर्म करता है कि उन्हें किंग ऑफ ओरिजिनल सिन सैमुअल को हराने के बाद क्या रिवॉर्ड्स मिले हैं। वॉरियर एक्सप्लेन करता है कि उन्हें वो वैल्यूएबल सिन रिवर्सल डिवाइन आर्टिफैक्ट नहीं मिला जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। वो बताता है कि उन्हें बैटल से सिर्फ कुछ हाई टियर क्राफ्टिंग मटेरियल्स ही मिले हैं। एल्फ जनरल वॉरियर को कमांड करता है कि मटेरियल्स को सेफ जगह स्टोर करे और उन्हें खोने न दे। अंदर ही अंदर जनरल गहरी कंफ्यूजन महसूस करता है। वो सोचता है कि आखिर किंग ऑफ ओरिजिनल सिन का अटैक के दौरान बार बार मोनार्क की बेइज्जती फ्रेज रिपीट करने का क्या मतलब था। जनरल उलझन में है क्योंकि एल्फ किंगडम का कभी भी अबिसल फोर्सेस के साथ कोई लेना देना नहीं रहा है। बाद में कैपिटल से दूर एक सुनसान खदान में कई मजदूर आर्मर्ड सोल्जर्स की कड़ी निगरानी में बहुत मेहनत कर रहे हैं। वर्कर्स धुएं के घने बादलों के बीच से चमकते हुए वायलेट क्रिस्टल से भरी भारी गाड़ियां खींच रहे हैं। उनके ऊपर एक ऊंची रिज पर खड़ा कमांडर वर्कर्स पर ऑर्डर्स चिल्लाता है, कहता है कि जल्दी करो और स्लो मत हो। वायलेट क्रिस्टल्स एक अजीब रोशनी के साथ चमकते हैं जैसे ही वर्कर्स कार्ट्स को कच्चे रास्तों पर धकेलते हैं। इसी दौरान अमीर रॉयल कैपिटल में एक एल्फ नोबल अपने विला की बालकनी में आराम कर रहा है और एक सुनहरे गोब्लेट से वाइन पी रहा है। वो हाल ही में शहर पर हुए सैमुअल के टेरर अटैक को याद करता है। वो अपने दोस्त के सामने कन्फेस करता है कि उन घटनाओं ने उसे गहराई तक डरा दिया था। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक किंग ऑफ ओरिजिनल सिन सीधा रॉयल कैपिटल में प्रकट होगा जो उनके किंगडम की सबसे प्रोटेक्टेड जगह है। उसका दोस्त जो उसके सामने बैठा एक फाइन वाइन ग्लास पकड़े हुए था कमेंट करता है कि ये बहुत किस्मत की बात थी कि क्वीन वहां मौजूद थी डेंजरस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। वो ऐड करता है कि उनकी पावरफुल इंटरवेंशन के बिना अंजाम अनइमेजिनेबल और टेरिबल होते। पहला नोबल फिर नाक भौं सिकोड़ता है और सारा इल्जाम रॉयल गार्ड्स पर डाल देता है। वो उन्हें इनकॉम्पिटेंट और यूजलेस कहता है। वो उन पर इल्जाम लगाता है कि वो बिना अपनी ड्यूटीज ठीक से निभाए पेमेंट लेते हैं। वो नोट करता है कि वो इंपॉर्टेंट टेलीपोर्टेशन गेट को भी इफेक्टिवली गार्ड करने में फेल रहे जिससे मॉन्स्टर को उनके शहर में घुसने का मौका मिला। उनकी लग्जूरियस बालकनी के बहुत नीचे शहर के गरीब हिस्सों में आम नागरिक अपने मरे हुए परिवार वालों के साधारण ताबूतों के सामने घुटने टेककर शोक मना रहे हैं। उनका दुख और तकलीफ ऊपर रहने वाले अपर क्लास नोबल्स द्वारा पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है जो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। दूसरा नोबल इन आम लोगों की मौत को बड़ी क्रूर बेरुखी के साथ डिसमिस कर देता है। वो कहता है कि वो बस कमजोर इंडिविजुअल्स थे जिनकी वैल्यू बहुत कम थी।
वो यहाँ तक क्लेम करता है कि उन्हें ऑनर्ड फील करना चाहिए कि वो रॉयल कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए मरे, जैसे कि उनकी मौत ने किसी बड़े मकसद को पूरा किया हो। फिर बातचीत हाल ही की घटनाओं की तरफ मुड़ती है, जब पहला नोबल जिक्र करता है कि उसने हाल ही में लोअर सिटी में परेशानी और अनरेस्ट बढ़ने के बारे में सुना है। दूसरा नोबल इस इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करता है, एक्सप्लेन करता है कि गरीब लोगों के बीच एक नया रिलीजियस ग्रुप, जिसे ओरिजिनल सिन सेक्ट कहते हैं, उभर कर आया है। वो डिसबिलीव जताता है कि कोई भी सोवरेन ऑफ ओरिजिनल सिन की पूजा करेगा। इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह फूलिश और डेंजरस बताता है। उसे पक्का यकीन है कि अथॉरिटीज जल्द ही इस अजीब कल्ट को ढूंढ लेंगी और खत्म कर देंगी, और ये उनकी सोसाइटी के लिए कोई सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। पहला नोबल इस आकलन से सहमत होकर जोर से हंसता है। फिर वो प्रपोज करता है कि वो अपनी ग्रेट क्वीन के ऑनर में खुशी से टोस्ट करें, जो वो दोनों करते हैं, अपनी प्रिविलेज जिंदगियों में सेफ महसूस करते हुए। नोबल्स अपनी शानदार पार्टी में चीयरफुल डिस्कशंस के साथ लगे रहते हैं, जबकि पास खड़ी एक ब्राउन हेयर्ड मेड एल्फ उन्हें ड्रिंक सर्व करती है जब वो क्वीन के लिए चीयर करते हैं। मेड के चेहरे के एक्सप्रेशंस आम लोगों के प्रति उनकी इग्नोरेंस और क्रुएल्टी के लिए ठंडी नफरत दिखाते हैं। इसी बीच डैमेज्ड लोअर सिटी में फटेहाल एल्व्स का एक ग्रुप एक जलती हुई कैंपफायर के चारों तरफ इकट्ठा होता है। हवा में उनका गुस्सा साफ महसूस किया जा सकता था। उनमें से एक खड़ा होता है और फ्रस्ट्रेशन के साथ बोलता है कि नोबल्स सच में डिस्गस्टिंग है। वो कहता है कि नोबल्स आम लोगों को असली इंसान समझते ही नहीं हैं। एक और कॉमनर ऐड करता है कि वो हर रोज बस जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करते हैं, जबकि अमीर लोग बिना सोसाइटी में कुछ यूजफुल कंट्रीब्यूट किए सब कुछ एंजॉय करते हैं। वही ब्राउन हेयर्ड मेड चुपचाप उनके पीछे आती है। वो ग्रुप को बताती है कि उनके फीलिंग्स बिल्कुल सही हैं। फिर वो एक्सप्लेन करती है कि रॉयल नोबल्स रोजाना सभी 7 डेडली सिंस कमिट करते हैं, फिर भी अपने एक्शंस के लिए कोई गिल्ट महसूस नहीं करते। वो कहती है कि वो लोगों पर अपना अत्याचार थोपने के लिए अभी भी गॉड्स ब्लेसिंग पर रिलाई करते हैं। वो ऐड करती है कि वो गरीबों पर भारी पेनल्टीज लगाते हैं, जबकि खुद एंडलेस प्लेजर में डूबे रहते हैं। फिर अपने हाथ के एक सिंपल झटके से वो अपने बालों को छूती है और उस मैजिकल स्पेल को हटा देती है जो उसकी अपीयरेंस को छुपा रहा था। अगले ही पल उसके बालों का असली रंग वापस आ जाता है, एक चमकता हुआ सिल्वर। वो अपने आई लेंसेज भी हटा देती है और उसकी असली पियर्सिंग रेड आई कलर सबके देखने के लिए वापस आ जाती है। वो अपने बालों को ग्रेसफुली एडजस्ट करती है और अचानक उसके शरीर के चारों तरफ एक पावरफुल डरावना ऑरा फूट पड़ता है। वो अपने आसपास इकट्ठा हुए स्टंट भीड़ के सामने एक विद्रोह भरा ऐलान करती है। वो डिक्लेयर करती है कि अगर गॉड्स इन दुष्ट नोबल्स को प्रोटेक्ट करना चूज करते हैं तो गॉड्स खुद भी दुष्ट हैं, जो पूजा या वफादारी के लायक नहीं है। पता चलता है कि वो इन असंतुष्ट कॉमनर्स की लीडर है। भीड़ बदलाव के लिए डेस्पिरेशन के साथ चिल्लाती है, जाहिर करती है कि वो अब ऐसी दमनकारी हालात में जीना नहीं चाहते। एक कॉमनर उससे पूछता है कि वो उन पावरफुल नोबल्स को कैसे सजा दे सकते हैं जो अनटचेबल लगते हैं। फॉर्मर मेड उन्हें जस्टिस का अकेला पॉसिबल रास्ता एक्सप्लेन करती है। वो कहती है कि दुष्ट नोबल्स को उनसे प्रोटेक्शन मिलती है, जिन्हें वो दुष्ट गॉड्स कहती है, जिससे आम इंसानों के लिए उन्हें चैलेंज करना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए वो डिक्लेयर करती है कि उन्हें अपने अत्याचारियों पर सही डिवाइन पनिशमेंट लाने के लिए एक बराबर की डिवाइन पावर ढूंढनी होगी। फिर वो इकट्ठा भीड़ के सामने अपना शॉकिंग प्रपोजल रिवील करती है। वो कहती है कि सिर्फ सोवरेन ऑफ ओरिजिनल सिन, जो दुनिया के सभी सिंस को गवर्न करता है, वही वो डिवाइन पनिशमेंट दे सकता है जो नोबल सच में डिजर्व करते हैं। भीड़ ये सजेशन सुनकर डर और डिसबिलीफ में पीछे हट जाती है। वो आपस में सोवरेन ऑफ ओरिजिनल सिन के बारे में फुसफुसाने लगते हैं। जो सुन रहे थे उस पर विश्वास करने में स्ट्रगल कर रहे थे। एक कॉमनर उसके आइडिया के खिलाफ आर्ग्यू करता है, सबको याद दिलाता है कि हाल ही में किंग ऑफ ओरिजिनल सिन ने उनके होमलैंड के एक हिस्से को डिस्ट्रॉय किया था। वो ऐड करता है कि जो सोवरेन सिंस को गवर्न करता है वो बाई नेचर ईविल ही होगा, और सवाल उठाता है कि ऐसा अलायंस उन्हें क्या देगा, भले ही वो दुष्ट किंग और दुष्ट गॉड्स को खत्म कर दें। वो शांति से उनके डर को पावरफुल और लॉजिकल शब्दों से एड्रेस करती है। वो एक्सप्लेन करती है कि इम्तिहान और इंपॉर्टेंट चेंजेस हमेशा तकलीफ के साथ आते हैं। वो सवाल करती है कि वो अपनी किस्मत बदलने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं अगर वो अपने करंट चैलेंजेस और डर पर काबू नहीं पा सकते। इसके अलावा वो सोवरेन ऑफ ओरिजिनल सिन पर एक अलग नजरिया पेश करती है। वो इस बीइंग को ओरिजिनल सिन इटसेल्फ बताती है, एक ऐसा जो दुनिया के सारे पाप अपने ऊपर ले लेता है। वो कंक्लूड करती है कि ऐसे बीइंग को ईविल नहीं माना जा सकता, बल्कि वो एक तरह का दयालु भगवान है जो दूसरों का बोझ उठाता है। नतीजतन उसकी स्पीच के असर से इकट्ठा भीड़ में नई समझ की एक लहर दौड़ जाती है। लोग सिल्वर हेयर्ड औरत के शब्दों पर विश्वास करने लगते हैं, आपस में सोवरेन ऑफ ओरिजिनल सिन के एक दयालु भगवान होने के बारे में फुसफुसाने लगते हैं। वो मानने लगते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी सहा वो दरअसल उनकी ताकत और विश्वास को टेस्ट करने के लिए एक ट्रायल था। फॉर्मर मेड फिर एक गंभीर रस्म शुरू करती है। वो एक धारदार खंजर निकालती है और अपनी उंगली पर एक छोटा सा कट लगाती है।
उसके फिंगर टिप से अजीब ब्लैक ब्लड टपकता है जब वो एक पावरफुल भविष्यवाणी बोलती है। वो डिक्लेयर करती है कि सभी किंग्स का खून अंत में पाप में खत्म होगा। वो कहती है कि जो लोग इविल गॉड्स की सेवा करते हैं और उनमें लिप्त रहते हैं उन्हें उससे सजा मिलेगी, जिसे वो ग्रेट सिन कहती है। फिर वो अपने खूनी हाथ से मुट्ठी बनाती है। उसके पीछे खड़े उसके सारे फॉलोअर्स यूनिटी और डिफेंस के जेस्चर में अपनी मुट्ठियां ऊपर उठाते हैं। सिल्वर हेयर्ड औरत उन्हें एक पावरफुल रिपीटिंग चैंट में लीड करती है। एक साथ मिलकर वो उस प्रोफेसी को आवाज देते हैं कि सभी किंग्स का खून पाप में खत्म होगा और जो इविल गॉड्स में इंडल्ज होंगे उन्हें ग्रेट सिन द्वारा सजा दी जाएगी। अपने सभी फॉलोअर्स को पीछे लेकर वो डिटर्मिनेशन के साथ सुनसान हॉरिजन की तरफ बढ़ती है। उसका इरादा पक्का और न हिलने वाला है। वो अपने सीने पर हाथ क्रॉस करके प्रेयर का एक फॉर्मल जेस्चर करती है और आसमान की तरफ एक शांत दरख्वास्त फुसफुसाती है। उम्मीद करती है कि वो सोवरेन जो सभी सिंस को गवर्न करता है उसे वो सॉल्वेशन दिलाएगा जो वो ढूंढ रही है। इसी बीच दूसरी जगह पर सु यांग एक रोप पहने खड़ा है और एक चमकते हुए पोर्टल को ऑब्जर्व कर रहा है। पोर्टल के विजिबल डिफेंसेस ढीले और मिनिमल लग रहे हैं, लेकिन उसके शार्प सेंसेज उस एरिया को वॉच कर रहे कई हिडन स्काउट्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। वो खुद से फुसफुसाता है कि एंट्रेंस को गार्ड करने वाले 9 6th टियर एल्व्स हैं। वो सोचता है कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन ठीक रहेगा, लेकिन उनके सुपीरियर्स को भेजी गई वार्निंग उसके मिशन के लिए परेशानी भरी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगी। इसलिए वो अपने अप्रोच के लिए स्टेल्थ यूज करने का आइडिया डिसमिस कर देता है। वो फैसला करता है कि वो कोई चालाकी नहीं करेगा और इसके बजाय बस सभी गार्ड्स को तुरंत मार देगा ताकि कोई अलार्म न बजे। अगले ही पल डार्क एनर्जी उसके शरीर के चारों तरफ वायलेंटली घूमती है जैसे ही वो अपने पावरफुल करप्टेड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। वो डिस्ट्रक्टिव पावर की एक अंधा कर देने वाली लकीर अनलीश करता है जो आसमान में शूट होती है उन अनजान एल्फ गार्ड्स की तरफ। 1 सेकंड के हिस्से से भी कम वक्त गुजरता है कि गार्ड्स एक ब्रिलियंट फ्लैश ऑफ लाइट में तुरंत वेपराइज हो जाते हैं। एक गार्ड गायब होने से पहले बस एक कंफ्यूज सवाल चिल्लाने में कामयाब होता है कि कौन है वहां। सु यांग फिर उन वेपराइज्ड गार्ड्स पर एक स्पेशल सॉइल मार्क टेक्निक यूज करता है। ये मैजिकल मार्क उनकी आत्माओं को ऑटोमेटिकली उनके पोस्ट्स पर वापस भेज देता है जब वो रीजनरेट होते हैं, लेकिन उनकी मौत की यादें पूरी तरह मिटा दी जाती हैं। ये इंश्योर करता है कि उन्हें सु यांग या उसके अटैक के बारे में कुछ भी याद रहने का कोई चांस न हो। फिर सु यांग शांति से उस अब पूरी तरह अनडिफेंडेड मैजिकल गेटवे से गुजरता है। वो खुद को लेजेंडरी ड्रैगन किंगडम में पाता है जहां शानदार फ्लोटिंग आइलैंड्स और ब्रेथटेकिंग सेलेस्टियल वाटरफॉल्स तुरंत उसका ध्यान खींच लेते हैं, पल भर के लिए अपनी स्टनिंग ब्यूटी से उसकी सांसें रोक देते हैं। सु यांग फिर अपने हाथ के पीछे बने टैटू से बात करता है। ये टैटू दरअसल एओस है, उसका लेजेंडरी ब्लैक ड्रैगन कंपेनियन। एओस ने सु यांग के हाथ पर टैटू का रूप ले लिया है ताकि वो ड्रैगन सिटी में एंटर कर सकें और कोई लेजेंडरी ब्लैक ड्रैगन की प्रेजेंस को नोटिस न करे। सु यांग एओस से पूछता है कि क्या वो ड्रैगन होमलैंड वापस आने पर एक्साइटेड फील कर रहा है। वो ये भी पूछता है कि क्या एथोस एओस हवा में अपने होम टाउन की कोई जानी पहचानी खुशबू सूंघ सकता है। एओस उनके मेंटल कनेक्शन के जरिए अपनी सहमति कम्युनिकेट करता है। सु यांग फिर एओस को अपने टैटू फॉर्म से बाहर आने के लिए कहता है। अगले ही पल एक गरजती हुई दहाड़ के साथ जो पूरी ड्रैगन सिटी को हिला देती है, लेजेंडरी कोलोसल ब्लैक ड्रैगन एओस अपने फुल मैग्निफिसेंट साइज में इमर्ज होता है। अपने साथी के मैसिव हॉर्नहेड पर गर्व से खड़ा होकर सु यांग एओस से कहता है कि उन्हें अपना शिकार शुरू करना चाहिए। वो सजेस्ट करता है कि वो आसपास किसी लकी ड्रैगन को ढूंढे चैलेंज करने के लिए। अगले ही पल वो अपना पहला ओपोनेंट ढूंढने के लिए एक साथ उड़ जाते हैं। जल्द ही उन्हें एक सुनसान कैनियन एरिया में एक रेड ड्रैगन मिलता है। सु यांग इस रेड ड्रैगन से पर्सनली लड़ने का फैसला करता है। वो अपनी म्यान से अपनी लेजेंडरी ब्लैक ड्रैगन स्वॉर्ड निकालता है। लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और सु यांग रेड ड्रैगन को एफिशिएंटली हरा देता है। अपनी तलवार को कैजुअली अपने कंधे पर रखे हुए सु यांग फिर अपना मिशन जारी रखता है। वो और ड्रैगन्स को ढूंढने और उनका कत्ल करने के लिए आगे बढ़ता है, ड्रैगन सिटी आने के अपने ओरिजिनल पर्पस को पूरा करने के लिए। हेलो दोस्तों, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। अपनी ये मैनहवा अब बस खत्म ही होने वाली है। शायद इसके सिर्फ 2 और पार्ट्स आएंगे। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग ही मुझे बताएं कि इसके बाद मुझे कौन सी मैनहवा एक्सप्लेन करनी चाहिए। कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें। जो कहानी सबसे अच्छी लगेगी मैं उसे ही एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा।